हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार कुशलतापूर्वक होंगे और सभी खुश होंगे परिवार में। और जो भी आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस हो या आपका जॉब हो, इसके अलावा भी जो भी काम करते हैं तो बढ़िया चल रहा होगा और चलना भी चाहिए बढ़िया, क्योंकि आप लोग प्रयास करते हैं और अच्छी बात है। तो आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और देखिए वो बात करें तो जो आज की जो बात हम करने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। मतलब किस प्रकार से हम अपने वित्तीय नियोजन को बनाएं और एक अच्छी खासी वेल्थ का निर्माण करें। हाँ, तो ये देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात है कि हमारे जो वेल्थ क्रिएशन है या कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए उसमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं। जैसे कि अभी देखिए, गरीब पैदा होना हमारे बस में नहीं होता है ना। भाई किसी परिवार में कोई व्यक्ति पैदा हो गया तो उसके हाथ में नहीं। लेकिन कभी सोचिए, विचार करिए, अगर हम गरीब पैदा हुए और गरीब मर गए तो यह इसमें हमारी गलती है। गरीब मरना हमारे मतलब हाथ में है। हम गरीब नहीं मरना। पैदा हम गरीब हो गए वो अलग बात है किसी भी परिवार में, लेकिन हम गरीब मरना नहीं चाहिए हमको। तो ये हर एक मनुष्य की ये फितरत होनी चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो आज हम इसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे और आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। जिस प्रकार की चीज़ें मुझे लगता है सोसाइटी में आवश्यकता है। और कम लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में कोई अगर शिकायत है या कोई और अच्छा वीडियो चाहते हैं आप या कोई और क्वेरी है तो आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा मेरा एक डिस्क्लेमर है कि देखिए, मैं एक प्रोफेसर हूं और मेरा काम है लोगों को सिखाना। मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग और जो भी मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है ना, तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी को समझे और अपना जो फंड है, सेविंग है, उसका मैनेजमेंट स्वयं करे। उससे कि जिससे कि उसकी वेल्थ का जो निर्माण है बहुत तेज़ी के साथ हो सके और सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा विषय है जो कि अलग से पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम सबको आना चाहिए। थोड़ा बहुत सबको आता है, लेकिन अगर हम थोड़ा एक्टिव हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया हो सकता है ना। तो ये बड़ी बात है। तो आज मैं इसी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो पैसा कमाते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए और आपकी लाइफ में समस्याएँ कम से कम आएँ, परेशानी कम से कम हो, उन परेशानियों को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसी पर आज बात करेंगे। दूसरा मेरा एक बात है कि मैं किसी स्टॉक को या आईपीओ को, किसी भी इक्विटी अन्य प्रोडक्ट को ना तो सेल करने की सलाह देता हूँ ना बाई करने की सलाह देता हूँ। तो आप मेरे कहने से या किसी और के कहने से मतलब कोई स्टॉक या कोई इक्विटी या कोई म्यूचुअल फंड उसको बाई ना करें। आपको जब खुद समझ में आ जाए तब उसको काम को करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। आपका पैसा है, पैसा बहुत देखिए मेहनत से कमाया जाता है ना, तो उसका वैल्यू देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको स्वयं ही मैनेज करना चाहिए। तो यही मेरा डिस्क्लेमर है। तो बड़ा सावधानी पूर्वक काम करिए और मेरा प्रयास है कि आपको मैं अच्छे से सिखा पाऊँगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आज हम इसी पे बात करते हैं, हाउ टू बिल्ड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। तो इस पे आज हम बात करते हैं। तो देखिए, पूरी दुनिया में देखें तो 3 प्रकार के लोग होते हैं जो कि समाज में रहते हैं, या चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो। तो पहला तो है जो लोग अमीर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, है ना। तो इंसान तो वह भी हैं, तो वो रहते हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनके पास कभी कभी मतलब लिक्विडिटी का कोई अभाव नहीं होता, पैसा बहुत होता है उनके पास। तो उनकी मतलब अलग तरह का लाइफ स्टाइल होता है ना। और दूसरे जो हमारे लोग होते हैं मिडिल क्लास, तो भारत में भी देखें तो पूरी दुनिया में मिडिल क्लास की संख्या सबसे ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानियां होती हैं या जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो हमारे मिडिल क्लास को करना पड़ता है। हालांकि मैं भी मिडिल क्लास में ही आता हूँ और बहुत सारी परेशानियां मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, उसके साथ बात करेंगे तो उसमें शेयर भी करेंगे। तो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा समस्या आती हैं और उसके पास लिक्विडिटी कम होती है और पैसे का भी अभाव रहता है। तो संसाधन न कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, तो वो बीच की लाइफ जीता है। तीसरे हमारे जो लोग हैं जो पूरी दुनिया में चाहे गरीब हों, उसमें कुछ ऐसी महिलाएं भी होती थी। तो महिला दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं, महिलाओं में अमीर भी हो सकती हैं और मिडिल क्लास भी हो सकती हैं और
पुअर सेक्शन में भी हो सकते हैं, हमारी हाउस वाइफ भी हो सकते हैं, माताएं बहनें जो भी हैं, है ना। तो अब जो हमारा जो वीकर सेक्शन होता है उसके पास भी संसाधनों का अभाव होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लोग भाई प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खर्च करते हैं, और तो कुछ तो मतलब हम एक उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि भाई अमीर लोग होते हैं, मिडिल क्लास होता है और गरीब लोग होते हैं। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं तीनों की लाइफ स्टाइल कैसे होती है और किस प्रकार से वो अपना वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो मैं तीनों को अलग अलग कैटेगरी वाइज करूँगा, और थोड़ा जिस पे भी अप्लाई होता है वो उसको अपने लाइफ में उसको अपना सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। तो जो लोग अमीर होते हैं, पहली बात तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि भाई आज के दौर में अगर आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे पास सभी के पास बैंक अकाउंट होते हैं, है ना। तो भाई हमें भाई फाइनेंस के मामले में या कुछ भी हो तो हमारे पास बैंक अकाउंट्स होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी इंटरनेट बैंकिंग हमारे पास होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा बैंक CVS ब्रांच में होना चाहिए जो कि इंटरनेट को गवर्न कर रहा हो। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें, हमारे भारत में जो लोग अकाउंट रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते हैं, तो उनको अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए आपके पास खाता। दूसरी बात, मैं किसी कंपनी या किसी का मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए होना चाहिए, है ना। तो किसी भी बैंक में आपका खाता होना चाहिए। दूसरी बात है, आपके पास एक डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। आप चाहें तो उसी बैंक में खुलवा सकते हैं जिस बैंक का आपके पास खाता है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और किसी और ब्रोकर में चाहें तो उसमें खुलवा सकते हैं जहाँ आपकी सुविधा हो। तो आपके पास बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, भाई अपर क्लास तो जानते ही आप, उनके पास सब कुछ होता है ना। तो दूसरी बात, तो हम बात करते हैं अमीर लोगों की। तो जो अमीर लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, उनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब किस प्रकार का होता है, जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है रिसर्च के माध्यम से, मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है, अमीर लोगों के पास एक तो जो लिक्विडिटी होती है, धन की तरलता कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी, और उनके पास पैसे का कोई अभाव नहीं होता है, तो हमेशा उनके पास तरलता रहती है। दूसरा है, ये तो बात होगी उनकी तरलता उनके पास रहती है। दूसरी चीज़ है कि वो ज़्यादातर जो अपना काम है, मेन जो बिजनेस है उनका, या जो भी काम करते हैं वो, तो उनका मेन फोकस उस पर रहता है, वो काम स्वयं करते हैं, स्वयं डिसीजन लेते हैं। बाकी की अगर हम बात करें तो अपने घर के काम हैं, जो भी मतलब जो अन्य व्यक्ति के माध्यम से हो सकते हैं, तो वो उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और लोगों को वो अपने हायर करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, कोई भी काम हो, वो स्वयं नहीं करते हैं। जहाँ तक कि गाड़ी का ड्राइविंग करना हो तो वो एक बढ़िया एक्सपर्ट ड्राइवर रखते हैं जो कि उनकी मदद करता है। बाकी वो गाड़ी में चलते समय भी बिजनेस का काम अपना करते हैं। तो उनके पास टाइम का अभाव होता है, इसलिए वो अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य लोगों को रखते हैं जो उनके विश्वसनीय पात्र होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ है। चाहे अब दूसरी बात आती है, हाँ, तो ये तो बात होगी, वो अपना मैक्सिमम टाइम बिजनेस को देते हैं, जिससे कि उनका बिजनेस एक्सपेंशन करना, विस्तार करना, तो इस सारी भी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं वो। दूसरी बात आती है, देखिए एक चीज़ और बताएं आपको, देखिए हेल्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस वो भी लेते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस वो भी रहते हैं, कभी कभी भाई हर अमीर आदमी हेल्थ इंश्योरेंस रखता है, क्योंकि भाई जब एक बात हो, जो सुविधा अगर मौजूद है मार्केट में तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। तो सब अमीर लोग हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं, और वो चाहे इंडिया में इलाज कराएं चाहे बाहर इलाज कराएं, है ना, तो वो उससे कवर होता है। हालांकि मैं मानता हूँ उनके पास लिक्विडिटी कोई कमी नहीं होती है, तो लेकिन वो अपना पैसा क्यों लगाएं, वो पैसा मतलब यूज टू मनी टू मोर मनी में इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो अगर हमें एक सुविधा मिल रही तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सही। दूसरा है कि वो टर्म इंश्योरेंस भी खरीदते हैं, क्योंकि अगर मान चलो बाय द वे मिस हैपनिंग हो जाए, आपने देखा उनका जो बिजनेस होता है उसका भी इंश्योरेंस रखते हैं, कोई बड़ी मिस हैपनिंग हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाए, तो उससे रिकवरी हो सके। तभी तो आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि मरा हुआ हाथी, जिंदा हाथी 1 लाख का और मर गया तो 1.25 लाख का। कहने का मतलब कोई बिजनेसमैन के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो वो उसका कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें वो इंश्योर्ड करा रखी होती हैं, और उसके परिवार को उसके ना रहने पर भी बहुत सारा पैसा उसके पास आ जाता है अपने आप ही। ऐसी इस प्रकार की अपनी लाइफ को हैज़ कर लेता वो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, है ना। और बाकी एक चीज़, तो ये तो 2 चीज़ें हो गई, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, है ना। बाकी जो जितना बिजनेस है सबका इंश्योरेंस लेके रखते हैं वो, जिससे कि कोई नेचुरल कोई भविष्य में नुकसान ना हो। और तीसरी एक बहुत बड़ी बात होती है, जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है ना, तो वो क्या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रखते हैं, जो फंड मैनेजर होता है उनका, है ना। तो वो एक कंपनियों को ठेका दे देते हैं। ठेका मतलब है कि वो कंपनियां रखते हैं,
मतलब उसमें जो वैल्यूएबल लोग होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, जो उनका फंड का एलोकेशन, फंड मैनेजमेंट, बिजनेस, कहाँ पैसा निवेश करना है, कहाँ क्या करना है, किस कंपनी में कितना स्टॉक खरीदना है, और धीरे धीरे एक कंपनी में अगर वो स्टॉक अपनी स्टेक बढ़ा देते हैं तो कभी कभी वो उन कंपनियों को एक्वायर भी कर लेते हैं। तो मेन उनका ये रहता है। तो वो देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र रखते हैं, फाइनेंशियल अपना जो उसको मैनेज करते हैं वो एक्सपर्ट को रखते हैं, उनको बहुत मोटा पैसा देते हैं, जिससे कि उनकी जो फंड, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बनाता है और उनका जो फंड है उसको मैनेज करता है। तो इस प्रकार से और वो अमीर से और अमीर होते चले जाते हैं, है ना। तो ये बात हो गई अमीर लोगों की। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस प्रकार से अपनी लाइफ को जीते हैं और अपना वेल्थ क्रिएशन करते हैं। अब बात करते हैं हमारा दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जैसे हमारा मिडिल क्लास, जिसके बारे में कहते हैं मिडिल क्लास जो बहुत ही मतलब सोसाइटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलों का सामना करता है तो वो मिडिल क्लास होता है, चाहे वो सर्विस करता हो या जॉब करता हो, है ना। और एक चीज़ और बता दूं, मिडिल क्लास जो ज़्यादातर अपने काम स्वयं करने की कोशिश करता है, तो घर के छोटे मोटे काम है वो भी मिडिल क्लास स्वयं करने की कोशिश करता है। और तो मैं तो ये कहूँगा जितने भी मिडिल क्लास है और मैं भी हूँ उसमें, तो करना क्या चाहिए, हमें जो हमारा मेन काम है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी जो अन्य काम है उसे हमें अपने विश्वसनीय लोगों से काम करवाना चाहिए, और जो हमारा मैक्सिमम समय बचता है उसको हमें रिसर्च में और फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन में लगाना चाहिए। क्योंकि यदि हम उस समय को खाना बनाने में, घर का काम करने में निकाल देंगे, या और भी कोई काम, जो काम हमें करना ज़रूरी है वो तो हमें करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के माध्यम से वो काम हो सकता है, कुछ पैसे दे के वो हमारे समस्या का समाधान हो सकता है, काम हो सकता है, तो हमें उनकी सेवाएं लेनी चाहिए और ना कि स्वयं करना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर इससे हम पैसे बचा नहीं सकते, इससे अगर हम अपना काम स्वयं ज़्यादा करेंगे तो हम सोचेंगे हम पैसा बचा लेंगे बहुत सारा, तो उस पैसे से हम अमीर होने वाले नहीं। तो करना, जो मैंने बताया, हमें करना वही चाहिए, हमारा जो मेन काम है ना, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का काम करने के साथ साथ आपको अपने लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि जॉब के लिए जो काम करते हैं आप, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करते हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो हम में जॉब जो क्लास है तो उसमें हम तो तनख्वाह के बदले जो काम करते हैं तो उसमें पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो बचा हुआ समय हमारे पास बचता है वो काम हमें अपने आप के वेल्थ क्रिएशन के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए करना चाहिए, जैसे कि हमारा भविष्य में, हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो सके, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो कहने वाला, हमें जो अपने लिए काम करेंगे वो हमारे बच्चों के और हमारे हिस्से में आने वाला है। और बाकी तो आप जानते हैं, सरकार हो या प्राइवेट जॉब हो, तो वो जितना काम करवाते हैं उससे ज़्यादा, मतलब जितना वेतन देते हैं उससे ज़्यादा काम करवाते हैं, है ना। तो और तीसरी एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, और वेल्थ क्रिएशन में अगर आप मैक्सिमम काम करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग बढ़िया से करना चाहते हैं, तो अपनी हेल्थ की मैनेजमेंट करना उसे बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सारी चीज़ें, हमारी जो हेल्थ होती है वो नींव होती है, उसी के ऊपर टिकी रहती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका फाइनेंशियल प्लान और आपका क्या बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन फेल हो जाएगा और आप भविष्य में परेशानियों से घिर जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग का और वेल्थ क्रिएशन का, उसमें आता है कि भाई देखिए, आपका हेल्थ बहुत ओके होना चाहिए, और उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। मेरा कहने वाला, शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। और शारीरिक श्रम किसके लिए करना चाहिए भाई? कुछ लोग पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जो हम अगर शारीरिक श्रम जो पैसा कमाने के लिए करते हैं उसमें हम शारीरिक श्रम से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। यदि हम शारीरिक श्रम जो है अपनी मानसिक शक्ति, अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, शारीरिक या फिजिकल एक्टिविटी, तो मैं समझता हूँ आप मानसिक रूप से अगर तैयार हो जाते हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हैं और अपना ज़्यादा काम अपने लिए काम करके आप वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत लाइफ में आगे आने वाले समय में काम आएगा। तो मैंने आपको बताया, हेल्थ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी इसी पे टिकी रहती है। भगवान ना करे, आजकल देखिए भाई किसी फैमिली में किसी व्यक्ति को कुछ हो गया तो आपकी फैमिली रोड पे आ जाएगी ना, तो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। हाँ, लेकिन अगर देखिए हम कुछ दुर्घटनाओं को रोक नहीं सकते, और तो लेकिन उससे हम बचाव कर सकते हैं, तो इसलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है सभी से कि अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें और उसके साथ साथ चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जो हमारा मिडिल क्लास है, तो देखिए अपर क्लास तो जो करता है वो करता ही है, हम मिडिल क्लास की बात करें तो इसमें थोड़ा डिटेल में बात करें तो देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मिडिल क्लास को जो भी लोग हैं, अगर आपके कुछ खर्चे हैं उनको खर्चों में थोड़ा कटौती कर सकते हैं।
अभी शुरू शुरू में। तो हमें एक चीज़ ये बता दें, आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए आपको, जैसे आपकी इनकम है उसी प्रकार से लेके 50,000 से लेके 1 करोड़ 1.5 करोड़ जितने का आप ले सकते हो। दूसरी एक चीज़ बता दूँ, टर्म इंश्योरेंस हमेशा 5 करोड़ 10 करोड़ का नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो एक बात बताएं, आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, पता चला मैक्सिमम पैसा आप टर्म इंश्योरेंस में दे देंगे तो वो सही नहीं है। मतलब इतना लीजिए कि अगर मान चलो भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाए, मतलब हमारे साथ या किसी और के साथ, तो कम से कम हमारी फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाए, है ना। तो सपोर्ट मिल जाए तो उस लेवल का हमें जो हमारे खर्च हैं उस प्रकार का टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, चाहे तो 1 करोड़ का और 1.5 करोड़ का, जो भी ले सकते हैं, जितना आप बियर कर सकते हो उसमें इंश्योरेंस, तो प्रीमियम बियर कर सकते हो। तो आपको टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में आपकी फैमिली को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो ये तो बात होगी पहली फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, मिडिल क्लास के आप अगर हैं तो। और दूसरा है कि हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अगर आपकी फर्म या कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है तो सो फॉर गुड, बढ़िया है, लेकिन आपके पास होना चाहिए, है ना। अब मैं बात करूं, अगर जिनके पास नहीं लिया है या इस प्रकार का पैकेज नहीं है सरकार के पास, या बहुत सारे इशू हो सकते हैं, तो आपको एक पर्सनल अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जैसे आपकी कैपेसिटी है 5 लाख और आपके जो फैमिली में बच्चे हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो कवर होना चाहिए उसमें। और जो कंपनी बढ़िया आपको लगे उसका लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको 5 लाख से लेकर 10, कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए आपको। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की आजकल बीमारियां चल रही हैं और जिस प्रकार के हॉस्पिटल के बिल हैं और मेडिसिन है, तो उनकी ध्यान में रखते हुए तो हमें क्या करना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी लेना चाहिए। अब ये 2 चीज़ें आप ले लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, तो भविष्य में जो भी दुर्घटनाएं होंगी, जो भी समस्या आएंगी, चाहे बीमारी हो कुछ भी, तो उससे आप एक प्रकार से निश्चिंत हैं, है ना, कोई इस प्रकार की समस्या नहीं। अब मैं एक चीज़ और बात करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस मैं आपको बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम ज़्यादा जाता है और उसका रिटर्न कम मिलता है। एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, अगर मान के चलिए आपने LIC का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप मान के चलिए 50,000 रुपये महीने, उसका 50,000 रुपये साल आप उसका प्रीमियम पे करते हो, राइट। और आपको लास्ट में जाकर 7 या 8% के लगभग रिटर्न मिलता है, बोनस भी मिलता है। तो मान के चलो कुल मिला के मान लो 8 या 10% मान लो, तो इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। और वो कितना लेंगे भाई, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, है ना, तो उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा आप टर्म इंश्योरेंस मान चलिए, आप 50,000 रुपये आप उसको LIC को देते हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के लिए देते हैं, और रिटर्न आपका कितना मिलता है, 10% या मैक्सिमम 10%, मतलब उसको सब मिला के बोनस वगैरह ये सारी चीज़ मिला के, तो आपको 10% मैक्सिमम मिल सकता है, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। मैं ये आप चाहे देख लें, रिसर्च कर लेना। तो 10% मान के चलो मिलो। अब एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए कि अगर आप आपने इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है आपने 20 लाख का, और 20 लाख पे आप जो है देते हैं उसको 50,000 रुपये का मतलब प्रीमियम देते हैं, है ना, उदाहरण के तौर से समझिए, बाकी कोई ऊपर नीचे हो सकता है। तो मान के चलिए आपका रिटर्न मिला 8%। अब दूसरी तरफ अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है ना, टर्म इंश्योरेंस में आपका एनुअल जो पैसा जाता है वो 25,000 रुपये जाता है, 1 करोड़ का। कितने का, 1 करोड़ का। अब जैसे इंश्योरेंस में बात करें तो इंश्योरेंस में देखा, अगर आपने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मिसहैपनिंग होती है, तो आपको डबल पैसा मिलता है ना, वो पॉलिसी फ्री हो जाती है, यही तो होता है। तो 40 लाख मिल जाएगा, लेकिन 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा। तो आप अगर देखें इसको, तो देखिए आप अगर टर्म इंश्योरेंस लिया, अगर 25,000 रुपये पर ईयर एनम पे करते हैं, तो आप 1 करोड़ का कम से कम, मतलब आप 1 करोड़ का अच्छा खासा जो टर्म इंश्योरेंस है वो मिल सकता है। अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन बस उसमें ये होता है कि जो प्रीमियम जब पे करते हैं वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप ये सोचिए, जो 25,000 रुपये आपका बचता है उसे आप कहीं दूसरी जगह निवेश कर सकते हैं। इसकी मैं स्ट्रेटेजी बाद में बताऊँगा, आगे बताएंगे हम। तो उसको अगर बाज़ार में कहीं लगाते हैं, चाहे SIP म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या डायरेक्ट स्टॉक में लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे आपको लंबे समय में, जितने समय तक आपने पॉलिसी होल्ड कर रखी थी लाइफ इंश्योरेंस की, भाई आप माने चलो 20 साल तो कम से कम रहती है, तो 20 साल में आप देखेंगे उसमें कम से कम ऑन एवरेज 25-30% आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपका जो गया था वो भी कवर हो जाएगा और रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और जो अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो टर्म इंश्योरेंस में आपकी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस से ये जो टर्म इंश्योरेंस है वो जो ज़्यादा बेटर होता है। बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो हमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये जरूरी है। और बाकी चीज़ें अगर कोई वाहन है तो वही देखिए, वाहन तो हम लोग सब चलाते हैं, सब में इंश्योरेंस होकर आता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन आपके स्वयं के और स्वयं के परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कंपनी आपका जो डिनाई कर देती है
मतलब क्लेम डिनाई करती है हेल्थ वाला, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके गले में से हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगे। कंपनी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, और मेरी डॉटर बीमार हो गई थी पिछले से 2024 जून में, और उस पर कम से कम 70,000 रुपये लगभग खर्च हुआ था। और मैंने उसको मतलब जो हॉस्पिटल था वो कैशलेस में नहीं था, मैंने खुद से पेमेंट करा था, और बाद में फिर मैंने उसको क्लेम किया। तो कंपनी ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास बिल वाउचर थे, मेरा केस जेन्युइन था। मैंने जब उन्हें रिजेक्ट किया तो उसको सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखे थे मैंने, जो भी कंपनी के साथ कम्युनिकेशन हुआ था, और फिर मैंने उसको बीमा लोकपाल में उसका केस कर दिया। नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। जब मैंने उसका केस कर दिया और उसके बाद मेरे को वहाँ बुलाया गया, कंपनी को वहाँ पैसा देना पड़ा मेरे को। तो हमें एक चीज़ वो बता दूं, आपको कोई भी इंश्योरेंस में कोई इशू आए और कभी घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश के अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ है बीमा लोकपाल, इसका हमारा उत्तर प्रदेश हर जगह जगह उसके ऑफिस हैं। अगर कोई कंपनी साहब आपके साथ बदमाशी करती है या आपका क्लेम रिजेक्ट करती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन उसका केस फिर आप उसमें डालिए बीमा लोकपाल में, और फिर देखिए फिर फैसला आपके ही हित में होगा उसमें, ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी घबराने की जरूरत है, इसीलिए आप टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम निवेश की। भाई ये तो बात होगी आपकी जो भाई प्रोटेक्शन की बात होगी, क्योंकि जब हम प्रोटेक्ट होंगे, हम हेल्थ से निश्चिंत होंगे, अपनी जो लाइफ का कवर है उससे निश्चिंत होंगे, तब हम बाद में जाके हम निवेश की बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत मतलब एक आवश्यक चीज़ है। और जब तक हम इसको पूरा नहीं करते तब तक हम निवेश की बात नहीं सोच सकते। पता चला आपके पास बहुत सारा निवेश है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आप बीमार हो जाते हो, मान के चलो, तो आपका जितना निवेश है वो सब चला जाएगा हॉस्पिटल में। तो आप निवेश क्या करेंगे बताइए? या घर में आपके पास कैश रखा है और बीमार हो गए तो क्या करेंगे? आपका कोई बच्चा बीमार हो गया तो जरा देर में 1 लाख 2 लाख रुपये तो ही चला जाता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपके पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास 2 चीज़ें होती हैं तो आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, फिर आगे बढ़ते चले जाना। तो जब आप ये 2 जिम्मेदारियां अपना 2 काम पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद आती है बात इन्वेस्टमेंट की, है ना। तो इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं लोग, यूज टू मनी टू मोर मनी, हम पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग है सभी को आनी चाहिए, ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बाकी दुनिया की दारी पढ़ाई कर ली आपने, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं सीखी तो फिर आपके लाइफ का क्या मतलब है? फिर आपके लाइफ में परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी और सुख कम रहेंगे। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग सीख ली तो आपके समय में आपकी लाइफ में परेशानियाँ कम होंगी और खुशियाँ ज़्यादा होंगी, अच्छा ज़्यादा होगा। अब बात आती है, तो देखो, अगर मैंने आपको बताया जो बड़े लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं ना, और कंपनियां खरीदते हैं। और जो हमारा मिडिल क्लास है, भाई देखिए जो हमारा मिडिल क्लास है अगर उसके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, मैंने आपको पहले बताया हमारे जो है मिडिल क्लास है उसके पास लिक्विडिटी कम होती है। अगर मतलब वेतन मिलता है तो मंथली आता है, मंथली खर्च हो जाता है ना। और बिजनेस है तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं है जिसमें प्रॉफिट आता है, थोड़ा बहुत हुआ। तो देखिए हम सोने में निवेश कर सकते हैं। सोने में निवेश देखिए हम अपनी पत्नी के गहने खरीद सकते हैं, हमारी जो बिटियां हैं या बेटे हैं उनकी बहुओं के लिए आप जेवर खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बुरी बात नहीं होती, क्योंकि आगे भी तो हमें खरीदना। और यदि अभी उसकी शुरुआत कर दें तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि जब बिटिया की शादी करनी हो तो कम से कम हमारे पास इतनी ज्वेलरी तो होनी चाहिए कि हमने, और उस समय खरीदेंगे उस समय क्या रेट होगा तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे हमें सोने में थोड़ा बहुत निवेश करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बढ़ोतरी हो और हमारे बच्चों की शादी में काम आए। पत्नी के लिए भी आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि यार सोने में पत्नी के लिए क्या खरीदा जाए, इससे तो कहीं और लगा। अरे नहीं भाई, देखो ऐसा है, पत्नी को जो खरीद के देंगे, घर में सोना खरीदें, वो रहेगा तो घर में, वो है तो आपका ही, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, ना घबराने की ज़रूरत है। तो निवेश करते रहना चाहिए सोने। दूसरी बात आती है ज़मीन। अगर आपके पास पैसा है लिक्विडिटी तो ज़मीन में भी पैसा लगा सकते हो, क्योंकि हमें घर बनाना हो, अभी मान चलो किसी ने नई जॉब शुरू करी, नया बिजनेस शुरू करा, तो आप एक प्लॉट भी खरीद सकते हो। उस प्लॉट में आप भाई आने वाले समय में 4-5 साल 10 साल बाद कभी घर बनाना होगा आपको, तो वो भी बहुत ज़रूरी है ना। तो आप ज़मीन में पैसा निवेश कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिस प्रकार से हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, लाइफ इंश्योरेंस भी, मतलब टर्म इंश्योरेंस भी जरूरी है, और इसलिए सोना भी में निवेश करना जरूरी है और ज़मीन में भी निवेश करना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप घर बनाना हो कुछ भी, तो ये आवश्यक चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को और बेटर बना सकती हैं, और ये बढ़िया चीज़ है, तो इसमें करें। इसके अलावा भी अगर हमारे पास पैसा बचता है, अब पैसा बचाते हैं, हम बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, यहाँ जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मेरे कहने से कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में या किसी
अन्य प्रोडक्ट में कोई मेरी कोई सलाह नहीं रहती, रिकमेंडेशन रहती। मैं एक मतलब एक प्रकार से मेरा टीचिंग लर्निंग है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको जब बेटर लगे तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो आप मेरे चैनल के बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, और मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है, एपिसोड 8 तक आ चुके हैं, और आप एपिसोड 1 से लेके और 8 तक देखेंगे, और आने वाले जो एपिसोड देखेंगे तो आप एक बढ़िया एक्टिव इन्वेस्टर बन सकते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी को आराम से सीख सकते हैं। कोई आपको दिक्कत नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं देना आपको, बस थोड़ा समय देना है ना, तो ये कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आप जो है अगर पैसा बचता है तो आप SIP के माध्यम, जो इक्विटी मार्केट है हमारा, और आपके पास डीमेट अकाउंट है, तो अपने डीमेट अकाउंट से आप जो है SIP कर सकते हैं, राइट। और आजकल देखिए SIP की अगर बात करें तो चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, वो 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं ना। तो हमें करना क्या चाहिए, देखिए एक चीज़ बता दूं, कभी कभी क्या गलतियां क्या हो जाती हैं, हम लोग डायरेक्ट लार्ज कैप में करते हैं, सही, तो लार्ज कैप में करना चाहिए, लार्ज कैप ख़राब नहीं होता, कभी ख़राब नहीं होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, जो लार्ज कैप है उसमें भी पैसा लगा सकते हैं आप, और ज़्यादातर जो मिड मतलब म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें सब कंपनियां 70 से 80% कंपनियां सेम होती हैं, है ना, सेम होती हैं, तो वो ज़्यादातर कोई रिटर्न ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है। तो आप लार्ज कैप के जो फंड है उनमें SIP कर सकते हो। इसके अलावा मिड कैप भी, उसमें भी आप कर सकते हो, और थोड़ा जो स्मॉल कैप है उसमें भी आप कर सकते हो SIP। मैं एक चीज़ बता दूं, जो स्मॉल कैप होता है उसमें जो है, देखो एक बात बता, जो कंपनी बड़ी है वो तो बड़ी है ना, तो वो कितनी वो भी बड़ी हो सकती है, और जो छोटा है उसको वो ज़्यादा प्रयास करता है बड़ा होने के लिए। तो जो हमारे जो पैसा है उसका एलोकेशन है वो हमें स्मॉल कैप में ज़्यादा रखना चाहिए थोड़ा सा, और मतलब कहने का मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में रखना चाहिए, तीनों में रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। बराबर एलोकेशन भी रख सकते हैं, तो ये आपके कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, हमें जो है जितना भी SIP म्यूचुअल फंड करते हैं तो वो डायरेक्ट प्लान में करना चाहिए, इनडायरेक्ट प्लान में। इनडायरेक्ट मतलब होता है, देखिए ऐसा होता है, 2 तरह के प्लान मार्केट में उपलब्ध होते हैं। एक तो होता है हमने अगर उसको खरीद लिया तो हमारा फंड मैनेजर को कमीशन नहीं जाएगा, तो जो भी एक जनरल वे में जो भी स्टॉक चल रहा है उसी प्रकार का म्यूचुअल फंड का पैसा मिलता है। और एक होता है इनडायरेक्ट प्लान। इनडायरेक्ट प्लान मतलब उसमें ये होता है कि हमारा फंड मैनेजर बैठा है, और हमारे जो भी म्यूचुअल फंड में कोई भी प्रॉफिट होगा, या जो हमें पैसा मिलेगा, या जो मार्जिन हमारे उसमें हिस्से में आएगी ग्रोथ, तो उसमें से 1%, 1.5%, 2% वो हमारे फंड मैनेजर को चला जाता है। तो यदि आप भाई देखिए आपको तो पता नहीं है, तो आप वो इनडायरेक्ट वाले जो म्यूचुअल फंड है उसमें करना चाहिए। हमें हमेशा किसके साथ रहना चाहिए, जो कि उसमें अगर फंड मैनेजर बैठा है तो उसके साथ रहना चाहिए, वो आपके फंड को मैनेज करेगा। किसी फंड में अगर कोई लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो वो उसको बदल सकता है ना, तो हमें उसकी सेवाएं लेनी चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो, राइट। अब दूसरा एक तरीका और है कि यदि आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, अगर किसी कंपनी में या बढ़िया स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, या उसको SIP करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है यहाँ कि डायरेक्ट अगर किसी कंपनी में निवेश करना जानते हैं, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं और एक्टिव इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप जो है उसको कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते, है ना, तो मेरा तो यही सजेशन होगा, अगर आप नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इस कंपनी में। मैं एक चीज़ बताऊँ, चार्ट देख के जो है हमेशा चार्ट सही नहीं होता, और चार्ट से हमें अंदर की चीज़ें नहीं पता चलता, बाहर ही दिखाई देता है। चार्ट जो है बाद में बनता है, प्राइस पहले चलता है। तो चार्ट देख के हम किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लंबे समय तक के लिए, क्योंकि निवेश तो आपको लंबे समय तक करना है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्ट स्टॉक या कंपनियों में करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। और मैंने आपको बताया, यदि आप वास्तव में एक्टिव इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पे मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है, एपिसोड 1 से लेके और आज तक एपिसोड 8 आ चुके हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्दी और जो आगे की चीज़ें हैं वो आने वाली हैं, है ना। तो आप उससे सीख सकते हो, और थोड़ा समय देंगे तो सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बनाया इस प्रकार से चीज़ों को, जैसे कि आप लोग सीख सकें। तो ये 2 चीज़ें आप कर लेते हो, तो आप डायरेक्ट मतलब कंपनी को आइडेंटिफाई करके आप पैसा उसमें लगा सकते हो। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि आप इसमें पैसा लगाएंगे कैसे। आपकी इनकम तो हर मंथली होती है ना, हर मंथली होती है। तो मंथली तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको मंथली जो है स्टॉक में पैसा ना लगाएं। मंथली किसी भी स्टॉक में, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करें। क्यों ना करें? मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे जो NSE और BSE है ना,
उसमें जो भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, कंपनियां मैं आपको बताऊँ 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। हमारे लार्ज कैप कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे HDFC है, एशियन पेंट्स है, और आपका टाटा एलेक्सी है, और विप्रो है, और आपका टाटा स्टील है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो निफ्टी 50 में रहती हैं कंपनियां, वो लार्ज कैप कहलाते हैं, है ना। तो ये बड़ी कंपनियां होती हैं। थोड़ा मिड कैप कंपनियां होती हैं ना, जो बड़ी होती हैं ना, छोटी होती हैं, वो भी कंपनियां होती हैं इस प्रकार का। और थोड़ा एक बिजनेस और होता है स्मॉल कैप, है ना। स्मॉल कैप भी होता है जो कंपनियां छोटी होती हैं। इसके अलावा भी MSME सेक्टर भी आ गया है, उसके लिए बोर्ड बन गया है। तो 4 प्रकार की कैटेगरी रहती है हमारे इसमें, जो NSE और BSE में जो ट्रेड करते हैं। तो आप उनमें आइडेंटिफाई करके पैसा लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें हर 3 महीने में, अगर किसी डायरेक्ट स्टॉक में अगर लगाते हैं पैसा, तो हमें 3 महीने बाद लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? मैंने आपको बताया, जो भी कंपनियाँ NSE और BSE में लिस्टेड होती हैं, वो हर 3 महीने बाद अपने क्वार्टर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट घोषित करती हैं। और रिजल्ट जब घोषित करती हैं, उन कंपनियों का जो रिजल्ट आता है उसकी परफॉर्मेंस देख करके आप, है ना, उसका कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ के, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए सब इजी गोइंग है। आप NSE और BSE की साइट पे जाकर उस कंपनी का कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, और उस कंपनी की वेबसाइट पे भी जाकर कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। और नहीं तो गूगल पे स्क्रीनर को आप डालिए, उसमें आएंगे तो कंपनी का नाम डाल दीजिए। कंपनी का नाम डालेंगे तो उसमें राइट हैंड पे PPT कॉन कॉल आता है, और लेफ्ट में उसका डिटेल आता है, कौन कौन सी चीज़ें, प्रेस रिलीज वगैरह क्या कंपनी में चल रहा है। तो वहाँ से आप डेटा को पढ़ सकते हो। हमें कंपनियों का 2 प्रकार का डेटा मिलता है, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। तो जो PPT होता है उसमें क्वांटिटेटिव डेटा होता है, तो उसमें फिगर और इसके माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं, बाकायदा क्लियर होता है, कोई कंपनी छुपाती नहीं। और जो कॉन कॉल होता है, उसके जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें डिटेल में दे रखा होता है, उसमें मैनेजमेंट गाइडेंस होता है, मैं बताऊँगा आगे। तो जब आप उस डेटा को पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टॉक में डायरेक्ट निवेश करते हैं, तो मैं कहता हूं आपको हर 3 महीने बाद करना चाहिए। कंपनी का रिजल्ट जब आ जाए और देखें वो कंपनी किस प्रकार की ग्रोथ कर रही है, तो हमें देखना क्या चाहिए। कंपनी 3 महीने बाद रिजल्ट आता है तो हमें क्या देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है इस पर कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, और उन इंडिकेटर्स का इंडिविजुअल भी वीडियो है मेरे। अगर इंडिविजुअल समझना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया, अगर हर चीज़ आप इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और कंबाइंड सीखना चाहते हैं तो कंबाइंड भी एक वीडियो बना हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस प्रकार से करें, तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। हमारा सबसे पहला होता है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। हमें उस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए, और अगर उस कंपनी वो ग्रोथ बढ़िया तरह से करे तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, है ना। और इसको पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को अगर डिटेल में पढ़ना है तो मेरा एक वीडियो इसके लिए देख लीजिए। दूसरा है मार्जिन या ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर वो कंपनी उसके मार्जिन बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, तो वो कंपनी बहुत बढ़िया होती है, वो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है ना। तो अगर इसको आपको देखना तो अलग से वीडियो बने हुए सबके। दूसरा है टर्न अराउंड बिजनेस। कोई बिजनेस ऐसा मिल जाता है जो पहले खराब था बाद में सही हो गया, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी वो बाद में प्रॉफिट में आ गई, है ना। तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करके उसमें पैसा लगा सकते हो। और चौथा है कैपेक्स। कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहती है, या किसी कंपनी को हायर कर लेती है, वो अपना विस्तार करना चाहती है, तो इस प्रकार की कंपनियाँ भी बढ़िया होती हैं, तो उसमें पैसा लगा सकते हैं आप। उसका मैनेजमेंट गाइडेंस क्या कहता है। तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी कंपनी की, जिसे ROE कहते हैं। अगर किसी कंपनी का ROE पॉजिटिव है, कहने का मतलब किसी कंपनी का ROE 10% है और अगले क्वार्टर में उसका 12% होगा, तो वो कंपनी बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो रिटर्न इक्विटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ऐसी कोई कंपनी मिल जाती है तो आप उसमें 3 महीने बाद पैसा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कंपनी का ROE अगर ऋणात्मक, मतलब पहले 10% था बाद में घट के 8% होता है, तो इस प्रकार की कंपनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका ROE पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में नहीं जाना है आपको। किस प्रकार की कंपनी होनी चाहिए, उसका ROE पॉजिटिव होना चाहिए। और चौथा है, अगला छठा है मैनेजमेंट गाइडेंस। अगर मैनेजमेंट गाइडेंस आप समझते होंगे कि जो मैनेजमेंट है वो कह रहा है कि भाई हम जो आने वाले समय में अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे, नया कैपेक्स करेंगे, मतलब नया प्लांट बिठाएंगे, नया स्टोर खोलेंगे, SSG खोलेंगे नया, है ना। तो इनकी टर्मिनोलॉजी समझने के लिए आपको इंडिविजुअल मेरे जो वीडियोस हैं वो चैनल पे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें 3 महीने बाद इसलिए करना चाहिए SIP। और 3 महीने बाद जैसे 500-500 रुपये बचाते हैं, तो आप वो 500-500 रुपये करके 1500 रुपये किसी कंपनी में लगा दीजिए। और एक चीज़ और बता दो बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हो, वो कंपनी बहुत बढ़िया लगती है आपको और आपके पैसे नहीं, कोई बात नहीं, आप उस कंपनी का एक स्टॉक खरीद के रख लीजिए अपने डीमैट अकाउंट में, और फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। तो धीरे धीरे करके उसमें पैसा बढ़ाइए। एकदम कोई किसी कंपनी में कोई इकट्ठा पैसा नहीं डालना है आपको, क्योंकि मिडिल क्लास में इतना इकट्ठा पैसा होता भी नहीं, अगर है तो उसके हिसाब से एलोकेशन करें। इकट्ठा पैसा किसी स्टॉक में नहीं डालना। हर 3 महीने बाद,
हर 3 महीने बाद उस स्टॉक में आप जो अपने पोर्टफोलियो में है आपके डीमैट अकाउंट में, तो हर 3 महीने बाद देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो आप उसमें पैसे डालिए, अगर रिजल्ट थोड़ा कांस्टेंट है, स्थिर आगे कोई समस्या है तो पैसे डालना बंद कर दीजिए, दूसरे स्टॉक में डाल दीजिए, राइट। तो ये चीज़ें आती हैं। और कोई कंपनी बहुत बढ़िया लगती है, पैसा नहीं है आपके पास, तो उस कंपनी का कुछ नहीं, एक स्टॉक खरीद लीजिए, इसके बहाने कम से उस कंपनी को आप ट्रैक तो करेंगे, और ट्रैक करेंगे तो कभी ना कभी वो आपको पैसा देगा। एक चीज़ और गलतियाँ ना करना कभी भी, कि अगर कोई स्टॉक माने चलो आपने 100 रुपये में खरीदा और अगले क्वार्टर में रिजल्ट बढ़िया आया तो उसका स्टॉक हो गया 150 रुपये, आप कहेंगे मैंने 100 रुपये खरीदे, 100 रुपये तभी खरीदूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसको 150 रुपये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 150 रुपये खरीदो, अगले क्वार्टर में वो 200 पहुँच के 200 पे खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बढ़िया करते जा रही तो आप खरीदते जाओ। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट निवेश भी कर सकते हो। तो जहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगा आपको, और इससे क्या होगा, आपका जो वेल्थ क्रिएशन है बहुत बढ़िया होगा। और जैसे एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग एफडी वगैरह में करते हैं, एफडी है या सुकन्या समृद्धि योजना और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें कितना 7% रिटर्न मिलता है और वो महंगाई के हिसाब से वो कम नहीं होता। आप जानते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो हमारा जो कीमत बढ़ जाती है वस्तुओं और सेवाओं की, उसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, मतलब जो मुद्रा होती है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मैं एक सिंपल शब्दों में समझा दूँ, मान के चलिए अगर हम अगर हम चावल की बात करें तो कोई बासमती राइस बढ़िया चावल है वो 100 रुपये किलो मिलता है, और कुछ दिन बाद अगर प्राइस बढ़ के उसका हो जाता है 150 रुपये हो जाता है, तो आप देखिए कि आपको फिर उस चावल 1 किलो चावल खरीदने के 150 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपकी जो 100 रुपये है उसकी कीमत तो कम होगी, 100 रुपये में 1 किलो चावल नहीं आ रहा, तो वैल्यू ऑफ मनी कम होगी ना। तो महंगाई को भी देखना चाहिए, अगर महंगाई को बीट करना है तो इक्विटी में हमें जाना ही पड़ता है। तो उसके 2 ही साधन है महंगाई को बीट करने के, या तो हम इक्विटी मार्केट में एसआईपी या म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा निवेश करें, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते तो आप ज़्यादा वेल्थ का क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको एक्टिव इन्वेस्टर होना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मिडिल क्लास जो हमारा है तो वो एसआईपी में अगर जाता है तो वो थोड़ा लेजी टाइप के आदमी है, और मिडिल क्लास है तो वो ज़्यादातर एसआईपी को चुनते हैं। लेकिन मेरा यहाँ थोड़ा अलग दृष्टिकोण है कि जैसे मैंने कि आप बताया कि आप जो अपने घर के मैक्सिमम काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं, ये गलती ना करें आप। आपको करना क्या चाहिए, आपका जो मेन काम है, आपका मेन काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा है। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, राइट। तीसरा आप बिजनेस करते हैं छोटा मोटा जो भी, राइट। तो इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा घर के काम में उलझे रहेंगे, है ना, तो क्या करेंगे। तो घर के काम हमें दूसरे लोगों में, बर्तन मांजने वाली है कोई तो उसे हायर कर लीजिए, कपड़े धुलने वाला है, अगर घर में पत्नी धुले तो बढ़िया, नहीं तो बाहर से धुलवा लीजिए। प्लम्बर का काम है तो उससे खुद क्यों कर रहे हो, प्लम्बर से करवाइए। इलेक्ट्रिसिटी का काम है खुद क्यों कर रहे हो, उससे करवाइए। तो आपका समय बचेगा नहीं बचेगा, उस समय को आप कहाँ लगाएं, आप अपने लिए लगाइए। आप क्या है, मैंने बताया एक्टिव इन्वेस्टमेंट सीखिए, एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखिए, और फिर कंपनियों को पढ़ना सीखिए, उनका डॉक्यूमेंट पढ़ना सीखिए, उनका कॉन कॉल और पीपीटी पढ़ना सीखिए। जब आप सीखेंगे तो चीज़ों को एनालिसिस करेंगे ना, एनालिसिस करेंगे तो आपको चीज़ें आएंगी नहीं, और फिर आप फाइनेंशियल प्लानिंग बढ़िया से कर पाएंगे, आपका वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो जितना आपको नौकरों को या जिनको दे पाएंगे ना, उससे ज़्यादा तो कमा लेंगे आप। जो आपका टाइम है ना, आपके पास जो नॉलेज है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है ना। तो ये सब चीज़ें इस पर फोकस करिए, मैंने आपको बताया। तो हमारा जो मिडिल क्लास है वो अपने काम ज़्यादातर स्वयं करता है, हालांकि मैं भी करता था अब, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। मैं अपने मैक्सिमम जो टाइम है अपना, मैं अपने कॉलेज में जो काम करता हूँ उसको लिए देता हूँ। मैं एनसीसी अफसर हूँ और एनसीसी को संभालने के लिए उसके काम करता हूँ। इसके अलावा जो भी मेरे पास समय बचता है मैं सारा का सारा काम अपनी इक्विटी रिसर्च के लिए देता हूँ, इक्विटी रिसर्च के लिए देता हूँ। और मैं क्या बेटर हो सकता है मेरे लिए, और मैं अगर कोई बेटर है मेरी चीज़ें, मैं अपने अनुभव है, मैं अगर सोसाइटी को अगर मान लो शेयर करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर बना के डालता हूँ, तो लोगों को फायदा हो, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दूसरा मेरा ये टारगेट पूरा होता है, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को सिखा पा रहा हूँ, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये चीज़ें करना चाहिए। तो आपका जो वैल्यूबल टाइम है उसका सदुपयोग करिए, ना कि घर के काम में उसको नहीं लगाइए। हाँ, जो काम आपके बिना नहीं हो सकता उसे आपको अपने आप ही करना चाहिए। अब बात आती है हमारे जो पुअर सेक्शन है, मतलब जो गरीब फैमिलीज़ हैं। और तो मैंने आपको पहले बताया गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको गरीब मरना नहीं है, ये ऐसा आप दिमाग में सोचिए, गरीब नहीं मरना है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, आप गरीब ना मरें। तो जितने भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, है ना, उनको आप छोड़ दीजिए, चाहे शराब हो, चाहे नशा हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार की बुरी लत हो। मेरा एक बैड हैबिट पे एक बढ़िया वीडियो भी आ रखा है, उसे आप देख लेना, क्या क्या बैड हैबिट हो सकती है। तो मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ। तो जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात, क्योंकि और जितना भी आपका हेल्थ का इशू है, तो हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया फिजिकल एक्टिविटी, मतलब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करिए। और मिडिल क्लास जो वीकर सेक्शन होता है वो वैसे ही बहुत सारा काम करता है। तो
और ऐसा नहीं है कि आजकल गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अभी आपको सबके बच्चे, सबको पढ़ने का राइट है, और हर गरीब आदमी अपने बच्चों बेटियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। तो आप उन पे ज़रूर बच्चों को सिखाइए और ख़ुद भी सीखिए। अगर तुम कम पढ़े लिखे लोग कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई आजकल तो मैं समझता हूँ लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, और लोग जब सब पढ़े लिखे हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या। देखिए सरकार आपको एक आयुष्मान कार्ड देती है, जो लोग वीकर सेक्शन है, देती है नहीं देती, उन्हें 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हो। तो वो कार्ड आपके पास होना चाहिए, ज़रूर बनवा लेना चाहिए आपको, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। दूसरा है आपके पास, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो मतलब भाई पैसा आपके पास है नहीं, तो लेकिन आपका आयुष्मान कार्ड है तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस की समस्या खत्म हो जाती है। अब आती है कि आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस देखिए महंगा होता है, उसमें पैसे आपके पास नहीं होते, तो आप करें क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था कि हर व्यक्ति का एक किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए, और खाते के साथ हमारे पास क्या है, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूँगा SBI में खाता होना चाहिए। मैं हालांकि SBI को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरी SBI की एक सुविधा है उसमें मिलती है, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं। SBI में क्या सुविधा मिलती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने SBI में सेविंग अकाउंट खुलवाया तो उसमें एक आपके अकाउंट पर 20 लाख का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है उसमें, वो हर एक सेविंग अकाउंट होल्डर को मिलता है उसका, तो उसमें वो करा लीजिए। और उसका 1 साल में 1000 रुपये प्रीमियम जाता है, तो वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटता रहता है। भगवान ना करे कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाती है और जो खाता होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी फैमिली को 20 लाख रुपये मिल जाएंगे। बात समझ में? तो 20 लाख रुपये मिल जाए तो आपके परिवार की काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो ये चीज़ हो गई, तो आपकी 2 चीज़ें प्रोटेक्ट हो गई हैं, आपका हेल्थ प्रोटेक्ट हो गया, दूसरा आपका कोई एक्सीडेंटल घटना घट जाए तो उसके लिए भाई आपकी मतलब आपकी फैमिली प्रोटेक्ट हो गई, राइट। तो जब प्रोटेक्ट हो जाती तब अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए। आजकल मैं आपको बता दूं, अगर आप 500 रुपये भी महीने कमाते हो, मतलब बचाते हो, ये सब करने के बाद तो SIP कर सकते हो आप। भाई ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो SIP मैंने पहले बताया, मिड कैप लार्ज कैप इनमें सब में कर सकते हो। आजकल बहुत सारे फंड आ गए, हाइब्रिड फंड भी आ गए, डेट फंड भी आ गए। तो मेरा कहना डेट फंड में ना लगाइए, डेट फंड में ग्रोथ कम होती है, तो आप इक्विटी के जो भी हैं म्यूचुअल फंड है उसमें लगाइए, और डायरेक्ट प्लान में लगाइए, इनडायरेक्ट प्लान में लगाइए, जैसे कि फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करें। तो ये कर सकते हो। 500 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हो। अगर 1500 रुपये बचाते हो आप, तो 500 रुपये लार्ज कैप में, 500 रुपये मिड कैप में, और 500 रुपये आप जो स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हो आप अपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है डीमेट अकाउंट को कहीं भागना नहीं अपने। और देखो एक चीज़, मोबाइल तो सबके पास होता है, चाहे आजकल गरीब आदमी अमीर आदमी सबके पास मोबाइल है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जो मोबाइल होता है ना स्मार्टफोन, इसका नाम ही स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में बहुत बढ़िया चीज़ें होती है, बहुत ताकतवर चीज़ें, बस इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए आपके उसमें, कोई दिक्कत नहीं। और आप उससे मोबाइल सारे काम कर सकते हो, वो आपका वेल्थ क्रिएशन का काम भी कर सकता है। तो मतलब आपकी लर्निंग से लेके वेल्थ क्रिएशन से लेके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके वेल्थ क्रिएशन तक का सारा काम आपका मोबाइल करके देगा। बस मोबाइल का सही यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया पर हम अगर स्क्रॉल करते रहेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। हम दूसरों का जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो भी हमारी यूज़ का नहीं है। भाई उस कंटेंट को हमें कंज्यूम करना चाहिए जो हमारे अंदर वैल्यू एडिशन करता है, मतलब हमारी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करता है। सोसाइटी में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं और उनका वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं। उनमें से मैं अपने आप को एक मानता हूँ, अगर मेरे किसी कंटेंट से अगर किसी व्यक्ति का अगर वैल्यू एडिशन होता है तो मेरे लिए ये बड़ी बात होती है ना। तो ये है, तो वैल्यू एडिशन ये हमें लेना चाहिए, जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है तो करना चाहिए अपना वैल्यू एडिशन। तो मोबाइल बड़े काम की चीज़, तो मोबाइल रखिए, मोबाइल के माध्यम से आप अकाउंट भी अपना हैंडल कर सकते हैं और आप अपना डीमेट अकाउंट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, पहले मैं डिटेल बता सकूँ, तो आप 500 रुपये करके SIP कर सकते हैं। और देखिए ऐसा गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मरना नहीं चाहिए। तो अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो थोड़े पैसे से बड़े पैसे वाले बन सकते हो आप, थोड़े पैसे से भी बड़े पैसे वाले बन सकते हो। और एक तो आप इन्वेस्टमेंट करके एक्टिव इन्वेस्टर से पैसे वाले बन सकते हो, ये तरीका हो गया, राइट। और दूसरा, आपके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो क्वालिटी होगी। ऐसा तो है नहीं, भगवान जब किसी को बनाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर डालता है। उस क्वालिटी का इस्तेमाल करिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। आप चाहो तो एक यूट्यूब चैनल बनाइए, इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बनाइए, और उस पर लिखने का अगर आपको शौक है तो लिखिए, अगर आपको वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए। जैसा है वैसे डालिए, जो क्वालिटी है उससे देखिए आपकी फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ेगी, मतलब लोग आपके पास आएंगे। अगर सच्ची में आप दिल से वैल्यू एडिशन करते हैं लोगों को, तो आपका जो काम करने का जुनून है वो बढ़ेगा, और उससे फिर आने वाले समय आपको फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो हम यहीं पे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हो, इसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरा है डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं आप, तो अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो मेरा आप चैनल है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो डायरेक्ट भी आपको जैसे मैंने बताया मिडिल क्लास के लिए, तो उसी प्रकार से आप डायरेक्ट स्टॉक में भी पैसा लगा सकते हैं और धीरे धीरे करके पैसा डालते रहिए हर 3 महीने बाद। जैसी कंपनी का रिजल्ट आए, कंपनी रिजल्ट बढ़िया रहे तो आप पैसा लगा दीजिए उसमें, तो आपकी लाइफ जो है बेहतर हो सकती है। मैं एक बार यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट में उसमें एफडी हो गया या फिक्स डिपॉजिट हो गया, उन पर रिटर्न कम रहता है, तो आप इनसे दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें रिस्क तो नहीं होता खैर, लेकिन जब रिस्क नहीं होता तो वेल्थ भी इतना वेल्थ क्रिएशन भी नहीं होता है। तो हम अगर गरीब हैं तो हम भी हमारे पास रिस्क, तो हमारे पास तो रिस्क लेने के लिए है ही क्या चीज़ बताइए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास संसाधन कम है, तो उसका तो ये भूख होनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम मतलब और देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें रिस्क में कोई लॉस तो होने वाला नहीं है। म्यूचुअल फंड में लगाएं तो क्या लॉस हो जाए, कोई लॉस नहीं होगा, और 5 साल 10 साल के लिए वो वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा आपका, है ना। तो मैंने आपको बताया, देखो ज्वेलरी भी खरीद सकते हो आप, है ना, ज़मीन भी खरीद सकते हो, अपनी जिस प्रकार की कैपेसिटी उससे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए आप। और डायरेक्ट अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत और मेहनत कर सकते हैं तो एक्टिव इन्वेस्टर बनिए, उसके लिए कहीं जाना नहीं है आपको, कोई कोर्स करना नहीं है ना। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें आपको सारा एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 तक है, और बाकी आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाएंगे, एक एक्टिव इन्वेस्टर बनाएंगे। अगर आप समय देंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे, तो आप अपने पैसे कम पैसों से भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि वेल्थ क्रिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भविष्य में वेल्थ क्रिएशन हमें करना आना चाहिए। तो मेरा कहने वाला, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो पैसा बचता है उसे निवेश करिए, चाहे म्यूचुअल फंड में करिए और चाहे डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में लगाइए, स्टॉक में लगाइए। उसके लिए आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ेगी, और सीख लीजिए। मनुष्य से बड़ा कोई चीज़ तो है नहीं, और जो दुनिया में कोई भी पैदाइशी कोई अमीर नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कभी भी कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता। कोई किसी घर में, भाई कोई किसी के घर में पैदा हो गया तो अमीर हो गया, तो बाद में अगर उसे कुछ नहीं आता है, खाक नहीं आती, तो वो भी गरीब हो जाएगा बाद में। लेकिन अगर आपके पास ब्रेन है, आपने उसका यूज़ किया, तो आप भी बड़े आदमी बन सकते हो। मैं एक चीज़ बता दूँ, एक अर्थशास्त्री था फ्रीडमैन ने जब डिमांड ऑफ मनी की थ्योरी दी, तो उन्होंने कहा कि 2 प्रकार की वेल्थ होती है, एक ह्यूमन वेल्थ, एक नॉन ह्यूमन वेल्थ। तो जो ह्यूमन वेल्थ होती है वो डिमांड फॉर मनी कम करता है। क्यों करता है कम? क्योंकि कुछ लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, और जो ह्यूमन वेल्थ होती है वो ब्रेन से पैसा बनाते हैं। मतलब उन्हें वो कला आती है, वो स्किल होती है जो अपनी नॉलेज से पैसे को पैदा करते हैं। और मैंने आपको बताया, ये पहले कई वीडियो मैंने बताया कि धन का स्वामी कौन होता है? श्रम होता है, चाहे वो मानसिक रूप से श्रम किया हो या शारीरिक श्रम से किया हो, और श्रम के माध्यम से पैसा उत्पन्न होता है। अगर आप अपना इक्विटी रिसर्च लगाते हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, मानसिक श्रम प्रयोग करके आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। और दुनिया में जितने भी संसाधन हैं, जितना बाकी लोगों के अधिकार हैं, उतना ही अधिकार आपका है। बस आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिए, तो जितने भी संसाधन हैं उन पर भी आपका अधिकार होगा। आपके हिस्से का आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको लिए प्रयास करना पड़ेगा। कुछ चोरी डकैती डालने से नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करेगा ये, और एक बढ़िया आप फाइनेंशियल प्लानर और वेल्थ क्रिएशन आप करेंगे। तो मैंने आपको बताया, और कोई तरीका वेल्थ क्रिएशन का नहीं है, यही तरीका है भाई। या तो बिजनेस करें आप, कोई भी चीज़ है वो है तो बिजनेस का बिजनेस ही, तो ये चीज़ कर सकते हो और अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आशा भी आप जरूर सीखेंगे। तो इसी के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।